मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? स्वागत है दोस्तों आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन अब धीरे धीरे ख़त्म होने को है और अगर परीक्षाओं की दृष्टि से बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी हलचल बहुत तेज़ हो रही है। तो जितने भी विद्यार्थी आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूं ताकि आपकी परीक्षा में मदद मिले। आप इन सवालों को अच्छे से बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड 1111 के बारे में। इस प्रश्न में अपने से बोला गया था कि कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था कि यदि 4 + 5 - 2 = 33 हो और 10 + 12 - 5 = 119 हो तो 6 + 8 - 3 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों अपने को बस इसी लॉजिक को समझना है कि 4 + 5 - 2 से 33 कैसे बन गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर जो लॉजिक काम कर रहा है वो ये है कि 4 का स्क्वायर कीजिए, उसमें 5 का स्क्वायर ऐड कीजिए और उसमें से 2 का क्यूब माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 33। इसी तरीके से अगर यही सेम कॉन्सेप्ट दूसरी लाइन में भी सेट होता है तो मैंने इस कोडिंग को डीकोड कर दिया है। यही बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं क्या ये सेम लॉजिक उसमें काम करेगा। जी हाँ बिल्कुल। 10 का स्क्वायर में आप 12 का स्क्वायर ऐड कीजिए और उसमें से 5 का क्यूब माइनस कर दीजिए तो आपको 119 मिल जाएगा। अर्थात आपने इस कोडिंग को डीकोड तो कर दिया है। अब क्वेश्चन जो आपसे कहता है वो है 6 + 8 - 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो सेम लॉजिक आपको वहाँ पर भी लगा देना है कि 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर उसमें से 3 का क्यूब माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 73। तो कोड 1111 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 73। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड 1112 की बात कर लेते हैं। तो 1112 में दोस्तों अपने से बोला गया था कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग 74 होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली बात तो यह है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है, फिर उनके गुणनफल की बात हो रही है और फिर उन तीनों का योगफल जो है वो 74 आता है, ऐसा प्रश्न कहता है। अब वैसे तो इस प्रश्न को एक बीजीय व्यंजक बना करके सरल किया जा सकता है लेकिन एग्ज़ाम में अपने पास इतना टाइम ना होते उस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्ट सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ संख्याएं अपनी तरफ से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है, मैंने मान लिया कि 3 धनात्मक संख्याएं 3, 4, 5 हैं। अगर मैं इन तीनों का गुणा करवाता हूं तो इन तीनों का गुणनफल 60 हो गया। अब प्रश्न कहता है कि प्रत्येक संख्या से इस गुणनफल को भाग देना है। तो 60 में पहले 3 का भाग दूंगा, फिर 60 में 4 का भाग दूंगा, फिर 60 में 5 का भाग दूंगा। तो प्रश्न के हिसाब से इन तीनों का योगफल कितना आना चाहिए था 74, जबकि अपने यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है 47। तो ये तो अपना आंसर नहीं हुआ। बस इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 या 2 एग्जाम्पल में सोल्व हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में हमें क्या पता लगेगा कि कौन सी संख्याएं माननी है तो निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई भी लेंदी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं दिया जाता है। तो अगली संख्याएं मैंने ले ली 4, 5, 6। इन तीनों के गुणनफल की अगर बात करूंगा तो गुणनफल 120 हो गया। अब फिर से वही प्रश्न के हिसाब से 120 में पहले 4 का भाग दूंगा, फिर 5 का दूंगा, फिर 6 का दूंगा। इन तीनों को जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाता है 74। देखिए दोस्तों कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। 74 ही प्रश्न के हिसाब से सही होता है। तो यहाँ पर अपना कोड 1112 का करेक्ट आंसर हो गया। कब आया? जब 4, 5, 6 संख्या मैंने ली थी। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, इन तीनों संख्याओं का योगफल अपने से पूछा गया था। तो 4, 5 और 6 को जैसे ऐड करूँगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोड 1113 की बात कर लेते हैं। उसमें अपने से बोला गया था कि 91 से लेकर 180 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। 91 से 180 के बीच की अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से चलती है, 91, 3, 5, 7 और लास्ट जो संख्या होगी वो 179 होगी। दोस्तों कई बार आसान से प्रश्नों में भी स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं और फिर एग्ज़ाम के बाद उन्हें बहुत दुख होता है। तो अपने को ऐसा कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल तसल्ली से एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एफिशिएंसी अपने आप आएगी। चलिए तो 91 और 179 की बात करते हैं। तो अब इन विषम संख्याओं के औसत अपने से पूछा गया, तो अपने को पता है जब भी संख्याएं एक समान अंतर से लिखी जाएं तो 91 पहला पद और 179 आखिरी पद, आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, ये आपको उस पूरी सीरीज़ का औसत निकल के देगा। तो 91 और 179 को जोड़ के जैसे ही हम बटा 2 करेंगे मुझे इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 135। तो कोड 1113 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 135। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोड 1114 के बारे में। कोड 1114 में अपने को फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड कोडिंग यूज़ में ली गई है, अर्थात शब्दों की शब्दों से कोडिंग। आइए समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न में अपने को 4 कोड दिए गए थे और उन 4 कोड के 4 शब्द दिए गए थे, जैसे सी इज़ ब्रिंगिंग कॉफ़ी। इसी तरीके से अगली लाइन में 4 कोड हैं और उन 4 कोड के 4 शब्द हैं। इसी तरीके से अगली लाइन में 3 कोड हैं और उन तीनों कोडों के 3 शब्द अपने को दिए गए हैं। प्रश्न ये कहता है कि ही का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर इन सवालों को बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है दोस्तों कि शब्दों को देखिए ध्यान से। शब्दों में यहाँ पर देखिए दोस्तों, इज़ ब्रिंगिंग पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का जो कोड होगा सामने की तरफ वो भी सेम होना चाहिए। तो पहली और दूसरी लाइन में कौन कौन से 2 कोड सेम आते हैं, तो हमने ध्यान से देखा, एक तो LEW, एक PLOY। इसी तरीके से दूसरी लाइन में भी LEW PLOY। तो ये जो कोड हैं ये इज़ ब्रिंगिंग के कोड हैं, ये अपने को कंफर्म हो गया। इसी तरीके से दूसरी लाइन में देखता हूँ तो TEA टी लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में भी TEA टी लिखा हुआ है। तो अर्थात इन दोनों का जो सामने की तरफ कोड होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि सेम शब्द का कोड भी सेम ही रहता है। हो सकता है वो आगे पीछे लिखा हो। तो अब टी का कोड दूसरी लाइन में हमने देखा, दूसरी और तीसरी लाइन में क्या चीज़ कॉमन है, SUT कॉमन है, अर्थात ये जो शब्द कोड था वो किसका था, TEA का था। अब दूसरी लाइन में 4 शब्द थे जिसमें से 3 शब्दों के कोड हमने फिक्स कर दिए, बचा केवल एक शब्द ही। उससे पहले अगर मान लीजिए आपसे किसी दूसरे का कोड पूछा जाता तो मैं सवाल को थोड़ा और सरल कर लेता हूँ कि पहली लाइन में कॉफ़ी लिखा है और तीसरी लाइन में भी कॉफ़ी लिखा है, जो समान शब्द हैं उन्हीं को अपने को देखना होता है। तो कॉफ़ी पहली और तीसरी लाइन में कॉमन हुआ, अर्थात इनका जो कोड होगा वो भी पहली और तीसरी लाइन में सेम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कोड है जो पहली और तीसरी लाइन में सेम है, वह है NAS। तो NAS कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपको हर एक शब्द का कोड पता लग सकता है। अपने से प्रश्न में पूछा गया था ही का कोड क्या होगा, तो ही का कोड WIR हो जाएगा। कोड 1114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए WIR। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1115 की तरफ। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ में लिया गया है। कहता है कि एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे किस अनुपात में काम करते हैं, 9:4:1 के अनुपात में काम करते हैं और उनकी जो दैनिक मजदूरी है वह उनको मिलती है 8:5:3 के अनुपात में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उनको टोटल कितनी मजदूरी मिलेगी, तो डायरेक्ट अनुपात से ही हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से सरल हो जाएगा। टोटल मजदूरी 9 आदमी हैं और हर एक को 8 रुपये मजदूरी मिलती है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो सबको टोटल मिल जाएगा 72। इसी तरीके से औरतें 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये और बच्चे 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये। ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि ये जो तीनों की कुल मजदूरी है वह 2850 रुपये है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को इक्वल कर देता हूँ 2850 के। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का टोटल है 72, 20 और 3 95 जो है वह इक्वल है 2850 के। तो एक कितने के इक्वल हो गया, 30 के। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि एक वैल्यू 30 के बराबर है, अर्थात मैंने आदमी, औरतें और बच्चों की मजदूरी को गुणा करवाया तो मुझे कुल मजदूरी मिल गई। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 30 गुना होता है प्रश्न के हिसाब से, जब मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है।
अब दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली क्या है कि 30 गुना इन दोनों का गुणनफल है। तो हो सकता है एक 6 हो जाए, दूसरा 5 गुना हो जाए। ये भी हो सकता है एक 10 गुना हो जाए, दूसरा 3 गुना हो जाए। मतलब दोनों का गुणनफल 30 गुना अपने को लेना है। तो कैसे लेंगे उसके लिए देखो सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, वो कहते हैं कि 60 औरतें उस कार्यस्थल पर कार्यरत है। तो 60 औरतें हैं, हमने तो औरतें कितनी ली थी? 4 को 60 अगर मुझे बनाना है तो वो कैसे बनेगा? जब मैं उसको 15 गुना करूँगा, अर्थात 30 के टुकड़े में से एक टुकड़ा मुझे पता लग गया 15 है, तो दूसरा टुकड़ा अपने आप ही 2 होगा। चलिए उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि औरतें अगर 60 है तो बच्चे कितने होंगे? 15 गुना कर देना है, बच्चे कितने हो जाएंगे? 15। और आदमी कितने होंगे? 9 का 15 गुना 135। इसी तरीके से 30 गुना में से 15 गुना एक फैक्टर मुझे पता लग गया, तो दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 गुना होगा। तो 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10। इसी तरीके से 8 का 2 गुना 16, 3 का 2 गुना 6। अपने से प्रश्न में पूछा था एक बच्चे की दैनिक मजदूरी कितनी है, तो जो मैं पहले 3 लेकर चल रहा था प्रश्न के हिसाब से वह वास्तव में कितनी है? 6 है। तो कोड 1115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 रुपये एक बच्चे की दैनिक मजदूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड 1116 की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। कागज़ के एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? ऐसा अपने से प्रश्न में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में ना आए, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए। फिर भी अगर ना समझ आए तो जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतनी ही बातें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप सोल्व करेंगे, एक ब्लैक स्क्वायर ठीक बीचों बीच पेपर के बीच में आपको दिखाई देगा। तो ऐसा करेक्ट ऑप्शन अपने को ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोड 1117 की तरफ। कहता है कि x, y, z प्राकृत संख्याएं हैं, तो समीकरण x + y + z = 6 के विभिन्न हलों की संख्या बताइए कितनी होगी। अर्थात अपने से क्या पूछा है कि मतलब मैं कोई भी 3 प्राकृत संख्याओं को जोड़ता हूं तो उनका योग 6 आना चाहिए। ऐसे कितनी पॉसिबल केस हैं? तो पहला मैं पॉसिबल केस लेता हूं कि x, y, z की जगह अगर मैं 1, 2, 3 लिख देता हूं तो मुझे 6 मिल जाता है। दूसरा पॉसिबल केस में लेता हूं कि x, y, z की जगह अगर मैं तीनों को ही 2, 2, 2 लिख देता हूं तो भी इनका योगफल 6 हो जाता है। तीसरा पॉसिबल केस ये कहता है कि अगर मैं x, y, z की जगह 1, 1, 4 लिख देता हूं तब भी तो इनका योग 6 हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये सभी पॉसिबल केस ले सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना कि यह 3 पॉसिबल केस हम लोगों ने निकाले हैं और यह 3 पॉसिबल केस अपना आंसर होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 हम लोगों ने ली है। ऐसा भी तो हो सकता है इनकी वैल्यू 1, 3, 2 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है इनकी वैल्यू 2, 1, 3 हो जाए। इसी तरीके से 2, 3, 1 हो जाए, 3, 1, 2 हो जाए और 3, 2, 1 हो जाए। पॉसिबल है, लेकिन 2, 2, 2 में तो कुछ पॉसिबल नहीं है। आप उसको किधर भी रखो, x, y, z तीनों की वैल्यू 2 है। लेकिन तीसरे केस को देखते हैं दोस्तों। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 4। ऐसा भी तो हो सकता है 1, 4, 1 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है 4, 1, 1 हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पहले केस में अपने को टोटल पॉसिबल केस मिले 6, दूसरे में 1 और तीसरे में अपने को मिल गए 3। तो कुल पॉसिबल केस कितने बने? तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल केस बन गए 10। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोड 1118 की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का सवाल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे बेस्ड है। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर आपको अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते थे। एक शब्द अपने को दिया गया था, शब्द नहीं वास्तव में तो ये अल्फ़ाबेट ही मानो इनको, RMETAU। इन अल्फ़ाबेट्स के जो कोड हैं वो नीचे की तरफ दिए हुए हैं। R का कोड 1 है, M का कोड 2 है, E का कोड 3 है, T का कोड 4 है, A का कोड 5 है, U का कोड 6 है। अब प्रश्न अपने से कहता है कि इन सभी अल्फ़ाबेट को एक इस तरीके से क्रम में अरेंज करना है कि वह अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा में थोड़ा बहुत फेमिलियर है वो आसानी से पकड़ लेंगे इस शब्द को कि यह जो शब्द है वह MATURE। मैच्योर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिपक्व। और इस अंग्रेजी भाषा के शब्द का कोड जो है वो अपने को ऑप्शन में लिखना था। तो M का कोड 2 था, A का कोड 5 था,
T का कोड 4 था, U का कोड 6 था, R का कोड 1 था और E का कोड 3 था। तो इस तरीके से ऐसा जिस भी ऑप्शन में कोड दिखाई देगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो कोड 1118 का करेक्ट आंसर गया ऑप्शन डी 254613। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोड 1119 के बारे में। प्रश्न में बोला गया था किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है और उस संख्या के वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान कितना होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि संख्या मान ली मैंने x है तो x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्रश्न के हिसाब से 100 है और x का स्क्वायर माइनस x जो है वो प्रश्न के हिसाब से 20 है। लेकिन मैं इसको जैसे ही देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, तो मैं कहीं ना कहीं उसका यूज़ लेना चाहूँगा। तो मैंने इसी समीकरण में क्या करा, x कॉमन लिया तो मुझे मिल गया x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 20 है, उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू आसानी से मिल गई 5। तो कोड 1119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड 1120 की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। रिश्ता संबंधी टॉपिक से यह सवाल लिया गया था और अच्छा सवाल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो किसी न किसी परीक्षा पेपर में पूछा जा चुका है, या वो सवाल मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा सवाल है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस क्वेश्चन में अपने से बोला गया था कि बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। तो बी पिता है तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में इसी तरह से समझा हुआ है कि जो भी पुरुष होता है उसके नाम के बगल में प्लस लिखा जाता है। अब बी पिता है तो प्लस लग गया। किसका पिता है, एक पुत्र तो सी है और एक पुत्री डी है, मतलब दो भाई बहन हैं सी और डी, इन दोनों का पिता कौन है, बी। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथी लाइन में लिखा है ई जो है वह बी की पुत्र वधू है। अब बी का एक ही पुत्र है सी, उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, ई, क्योंकि ई जो है वह बी की पुत्र वधू है, तो यहाँ पर ई पत्नी हो गई सी की। फिर वापस दूसरी लाइन में चलते हैं, वहाँ लिखा है ई जो है वह ए की माता है और अगली लाइन कहता है सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है। तो ये कन्फर्म हो गया ई ए की माता है और ए जो है वह पुत्र है किसका, सी का। तो यहाँ पर ए पुत्र हो गया सी का। अब प्रश्न कहता है कि इस ए का बी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर बी कौन है, ए के पिता का पिता अर्थात दादा है, तो ए उसके क्या लग जाएगा, पोता लग जाएगा। पोता या पौत्र एक ही बात होती है। तो कोड 1120 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी पौत्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद लगा, अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।